साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और मैं लेकर के हाजिर हूं आपके लिए आपका मनपसंद कार्यक्रम खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 13। जी हां, हम लगातार एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और साथियों हमारी कोशिश है कि आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सफलता हासिल करें। हमारा कोचिंग संस्थान तेवतिया क्लासेस सदैव कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोगी बना रहेगा। मैं अमित तेवतिया आपको एक नए फिजिक्स का वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। आप हमारे YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम संपूर्ण हिंदी आपको अपने चैनल के माध्यम से सौंप रहे हैं, तो वहीं करंट अफेयर्स की घटनाओं पर भी विशेष ध्यान देते हैं। साथियों, आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी शुरू की गई वन लाइनर भौतिक विज्ञान की जो वीडियोस हैं, आप उन्हें देखें। आपको एक वीडियो में संपूर्ण अध्याय मिल जाएगा और उस अध्याय का कोई भी प्रश्न छूटा नहीं होगा। तो आप अवश्य देखें, कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आप हमारे साथ बने रहें और हम खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड के माध्यम से आपका टेस्ट लेते हैं, जिसमें लाइव चैट के माध्यम से आप हमें उत्तर देते हैं। और यही प्रश्न जो दिए जा रहे हैं आपको एपिसोड 13 में या 12 में दिए गए थे, उन सब का उद्देश्य है कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करें। अब जो भी हमारे प्रश्न आपको एपिसोड 13 के माध्यम से दिए जाएंगे, उनमें अधिकतर प्रश्न दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं में आ चुके हैं या करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो अब हम देर नहीं करते हैं। आपने यदि अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, अन्य किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की है, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं खेलो खेल ज्ञान का 13वां एपिसोड। आइए शुरू करते हैं खेलो खेल ज्ञान का 13वां एपिसोड। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सी एक नगदी फसल नहीं है। ऑप्शन है ए ऑप्शन जूट, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है कपास। जवाब दीजिए फटाफट कि निम्न में कौन सी एक फसल नगदी फसल नहीं है। कौन सी है जो एक कैश क्रॉप्स में नहीं आती है? जूट है, गन्ना है, गेहूं है या कपास है। साथियों, आपके विकल्प इस समय आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हैं। सवाल समझ लीजिएगा और हमें उत्तर दें कि निम्न में जो चारों विकल्प हैं, इनमें कौन सी एक फसल है जो नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आती? जूट, गन्ना, गेहूं या कपास। शाबाश। लाइव चैट के माध्यम से आप हमारे साथ बने रहें। आपका स्वागत है खेलो खेल ज्ञान के 13वें एपिसोड में। शाबाश, देते रहिएगा आंसर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं कि नगदी फसलें क्या होती हैं। आपको बताया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से आपके कार्यक्रम में। लगातार आप हमें उत्तर देते रहें। शाबाश, बने रहें लाइव चैट में। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हां, गेहूं। गेहूं नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आती। समझें, नगदी फसल वे फसलें हैं जिन्हें बाजार में बेचने के लिए ही बोया जाता है, जैसे जूट, गन्ना, कपास। यदि हम इन्हें अपने घर पे रखेंगे तो हमें इनका करना क्या है, क्योंकि ये बड़े उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में मार्केट में उपलब्ध होती हैं। जबकि गेहूं यदि हमने बोया है तो हम उसे अपने घर भी रख सकते हैं, वह हमारे खाने के काम में आएगा, हमारे पशुओं के खाने के काम में आएगा। परंतु अन्य किसी फसल को यदि हम घर में रखेंगे तो उसकी जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। और प्रोसेसिंग प्रक्रिया को करने के लिए किसी न किसी लघु उद्योग की आवश्यकता होती है। इसलिए लघु उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड कराने के लिए ही नगदी फसलें बोई जाती हैं। अतः क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हुआ नंबर जो सी है, गेहूं। आगे देखिएगा अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया? विकल्प है जहांगीर, बी विकल्प है अकबर,
सी में शाहजहां और डी औरंगजेब। इन चारों मुगल बादशाहों में आपको बताना है कि किस एक मुगल बादशाह की अनुमति लेकर के अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। दीजिएगा जवाब। खेलो खेल ज्ञान का 13वां एपिसोड आप खेल रहे हैं साथियों। यह प्रश्न भी दिल्ली पुलिस परीक्षा में आ चुका है। सभी प्रश्न जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आज देखेंगे वह हिस्सा बने हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा का। बहुत अच्छे, आप लाइव चैट में हमारे साथ बने रहें। आप जहांगीर आंसर दे सकते हैं, अकबर दे सकते हैं, शाहजहां, औरंगजेब, और यदि आपको क्लियरली पता है जवाब देने का तरीका 2A, 2B, 2C या 2D। अन्य यदि आप कोई आंसर देने का तरीका रखते हैं तो उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी अनुमति लेकर के सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? शाबाश। लाइव चैट में लगातार आपके उत्तर हमसे मिल रहे हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके दोस्तों तक भी ये प्रश्न पहुंचने चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आइए, समय हो चुका है। हम बारी में अब आपको बताते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है विकल्प ए। जी हां, जहांगीर। जहांगीर ही वो मुगल बादशाह है जिसे अनुमति देनी पड़ी अंग्रेजों को अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित करने की। आगे बढ़ते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन संख्या 3। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। विकल्प ए है लाल डलहौजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लॉर्ड रिपन और डी विकल्प नहीं है। दीजिएगा जवाब कि आपको इसमें कौन सा विकल्प लगता है कि जो सही है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक निम्नलिखित में माना जाता है। लाल डलहौजी, बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड रिपन या उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात डी ऑप्शन कि वह विकल्प में नहीं है। तीसरा प्रश्न 13वें एपिसोड का। आप जवाब देते रहें लाइव चैट में। साथियों, लगातार आपका स्नेह हमें मिलता है जिससे हम प्रेरणाबद्ध होकर के अपना अगला एपिसोड बनाते हैं और कोशिश करते रहेंगे आपके लिए अलग अलग तरह की वीडियो बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। जवाब दीजिएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। आइए हम आपको बताते हैं जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है। देख लीजिएगा कि किन बच्चों का प्रश्न हमारे ही प्रश्न के उत्तर से मैच करता है। सही जवाब है विकल्प सी। जी हां, लॉर्ड रिपन ही वह लॉर्ड गवर्नर जनरल था जिसने भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की और इसे ही भारतीय इतिहास में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? विकल्प हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। 4 विकल्प आपके सामने हैं। चारों ही लगातार शासक रहे हैं गुप्त वंश के। बताइएगा कि नालंदा बिहार में किसने महाविहार अर्थात बौद्ध विहार की स्थापना की जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है? जवाब दीजिएगा। 4 का ए है, बी है, सी है या डी है? आपका जवाब देने का तरीका 4A, 4B, 4C या 4D इस प्रकार से आपको रखना है। आपका जवाब हमें मिल जाना चाहिए लाइव चैट के माध्यम से लगभग 30 से 40 सेकंड में, क्योंकि फिर हम जवाब देते हैं आपको और आगे शुरू होता है हमारे श्रृंखला का अगला चरण। शाबाश, आपके आंसर लाइव चैट में हमें लगातार मिल रहे हैं। 4A, 4B, 4C, 4D चारों ही ऑप्शंस बच्चे दे रहे हैं। शायद कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, लेकिन सही जवाब 4D। जी हां, कुमारगुप्त ही वह गुप्त वंश का शासक था जिसने नालंदा में महाविहार की स्थापना कराई। आगे बढ़ते हैं। खेलो खेल ज्ञान का 13वां एपिसोड क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। कौन सी एक काल्पनिक रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कौन सी काल्पनिक रेखा है? विकल्प में देखिएगा कर्क रेखा, बी ऑप्शन है मकर रेखा, सी ऑप्शन है विषुवत रेखा, डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है।
कर्क रेखा है, मकर रेखा है या विषुवत रेखा है। चारों विकल्प इस समय आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। इनमें से एक जवाब कोई भी ठीक हो सकता है। आप 5D भी हमें आंसर दे सकते हैं कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाला जो व्रत है वह कौन सा है, कर्क व्रत है या मकर व्रत है या विषुवत व्रत है। दीजिएगा जवाब साथियों। शाबाश। लाइव चैट के माध्यम से आप लगातार हमें उत्तर दें और जैसे ही समय होता है सभी बच्चों के आंसर हम तक आ जाते हैं, उसके बाद बारी हमारी होती है कि हम आपको सौंपें क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब। आप देख सकते हैं कि आपका जवाब अगर हमारे जवाब से मैच कर जाए तो निश्चित रूप से आपकी प्रश्न का उत्तर सही है, आप सही दिशा में अग्रसर हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? बहुत सारे बच्चे हमें आंसर दे रहे हैं, बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हां, कर्क रेखा। कर्क रेखा ही भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह पश्चिम से शुरू होकर पूरब तक जाती है, लगातार 8 राज्यों से गुजरते हुए भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर का भाग उत्तरी भारत, नीचे का दक्षिणी भारत। साथियों, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है, जबकि भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आता। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, न कि भारत को। विषुवत रेखा व्रत तीनों ही व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है, जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा राज्य मूक घाटी के उष्ण कटिबंधीय वनों के लिए जाना जाता है? यह सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी आ चुका है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या केरल। दीजिएगा जवाब। तसल्ली पूर्वक आप सवाल समझें, सवाल पढ़ें और फिर हमें जवाब दें कि इसका कौन सा विकल्प सही है। कौन सा राज्य भारत का मूक घाटी के उष्ण कटिबंधीय वनों के लिए जाना जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या केरल। जवाब देने का तरीका 6A, 6B, 6C या 6D। इसी प्रकार से आप हमें आंसर भेजें लाइव चैट में और हम आपको बताएंगे कि आपका जवाब सही है या गलत। अगर सही है तो वेरी गुड और गलत है तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का आंसर सही सीख पाएंगे। खेलो खेल ज्ञान के 13वें एपिसोड में हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, एक मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं कि मंजिल हमें मिले। हमारी जो राहें हैं वो थोड़ी कठिन है, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब 6A, B, C, D करके आप हमें दें। जवाब बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है, सही भी बहुत बच्चों ने दिया है। अब देख लीजिए आपका जवाब सही है या गलत, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर D। जी हाँ, केरल। साइलेंट वैली आपने सुना होगा और यह प्रश्न साइलेंट वैली का ही है। यदि मैं आपसे साइलेंट वैली पूछता तो सभी बच्चे जानते हैं कि जो शांत घाटी है वह केरल में है। यहाँ जो मूक घाटी है, मूक घाटी का मतलब साइलेंट वैली ही है। तो सही जवाब केरल। आगे बढ़ते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी। विकल्प हैं सिक्किम, बी विकल्प है मिजोरम, सी है गोवा और डी है अरुणाचल प्रदेश। जवाब दीजिएगा। यह चारों ही राज्य किसी ना किसी विशेष को लेकर के जनगणना 2011 में काउंट हो चुके हैं, परंतु आपको बताना है कि इनमें किस राज्य की आबादी सबसे कम है। सिक्किम, मिजोरम, गोवा या अरुणाचल। 7वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जवाब देने का तरीका 7A, 7B, 7C या 7D। इसी प्रकार से आप हमें उत्तर दें। कई बार बच्चों का उत्तर सबसे पहले आता है, लेकिन ये पता नहीं लगता कि यह छठे क्वेश्चन का जो है जवाब है या 7वें का है, तो उसके पहले 6 या 7 लिखना जरूरी होता है। शाबाश। लाइव चैट में लगातार आपके उत्तर हमें आ रहे हैं और हम नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हमें जवाब दे रहे हैं। साथियों, आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, सिक्किम भारत का वह राज्य है जहां की आबादी भारत में सबसे कम है।
आप मिजोरम देख रहे होंगे। मिजोरम अनुसूचित जनजाति परसेंटेज 94% से भी ज़्यादा, मिजोरम पहले स्थान पे आ जाता है प्रतिशत में। संख्या में मध्य प्रदेश आता है एसटी में। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। चौथा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। यह भी 2011 की जनगणना में स्थान लिए था, क्योंकि यहाँ का जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व है वह सबसे कम है, मात्र 17 लोगों का। आगे बढ़ते हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? ऑप्शन है स्टार्च, बी ऑप्शन है ग्लाइकोजन, सी ऑप्शन है सेल्यूलोज और डी ऑप्शन है शर्करा। आपको जवाब देना है कि हमारे खाने के माध्यम से जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाता है वह किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, सेल्यूलोज के रूप में होता है या शर्करा के रूप में होता है? फटाफट आंसर दें। 8A, 8B, 8C या 8D। क्या है आपका जवाब? इन्हीं के माध्यम से आपको हमें उत्तर देना है, ताकि हमें आसानी रहे लाइव चैट में कि अगर ऑप्शन A, B, C, D है तो यह किस प्रश्न का है। आपके लाइव चैट में लगातार हमें उत्तर मिल रहे हैं, शाबाश, बने रहें आप हमारे साथ, क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में। हम 13वां एपिसोड लेकर के आपके साथ हैं, और 13वें एपिसोड का अर्थ होता है कि एक एपिसोड में हम 30 प्रश्न सौंपते हैं आपको, जो स्क्रीन के माध्यम से होते हैं, और इसके साथ जो बताई जाती हैं बातें उससे भी प्रश्न निकलते हैं। 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ग्लाइकोजन। बिल्कुल, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह होता है हमारे यकृत में। हम कुछ भी खा लें, फल, सब्जियां, भोजन में आप जो मन करे वो खाएं, अंत में वह ग्लूकोज में ही परिवर्तित होता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर में संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज रक्त में चला जाता है, परंतु उसी से ग्लाइकोजन बनकर के हमारे यकृत में स्टोर हो जाता है, भंडारण में रहता है। और यदि हम भोजन नहीं कर रहे हैं और हमारे रक्त को ग्लूकोज की आवश्यकता है, तो यही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज बनकर के हमारे रक्त में चला जाता है। अर्थात भोजन खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वह ग्लूकोज से बनेगा ग्लाइकोजन, और भंडारित होगा ग्लाइकोजन के रूप में, और जब आवश्यकता होगी तब यह पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है। अतः जवाब सही हुआ 8B। आगे देखते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा तत्व ईंधन में नहीं है? विकल्प हैं A यूरेनियम, B थोरियम, C रेडियम और D हीलियम। जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन तत्व नहीं है? वेरी गुड, लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। 9A, 9B, 9C या 9D देते रहिएगा जवाब, ताकि हम नोटिस करें कि आप इस प्रश्न का सही जवाब क्या देते हैं। खेलो खेल ज्ञान का 13वां एपिसोड क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा एक ईंधन तत्व नहीं है? जवाब देना है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या हीलियम। वेरी गुड, आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। लगातार बने रहें आप हमारे साथ और इंतजार करें कि क्या आपका उत्तर सही है। चलिए बता देते हैं बिना समय लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है 9D। जी हाँ, हीलियम यह ईंधन तत्व में नहीं सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर खेलो खेल ज्ञान का 13वां एपिसोड क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सी गैस पानी में घुलनशील है? विकल्प आपको मिल गए होंगे, देखिएगा। A कार्बन डाइऑक्साइड, B अमोनिया, C सल्फर डाइऑक्साइड और D क्लोरीन। इन चारों विकल्पों में एक विकल्प बिल्कुल ठीक है। आपको जवाब देना है इस 10वें प्रश्न का कि कौन सी गैस पानी में घुलनशील है।
कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन। प्रश्न पढ़ ले पुनः। पूछा गया है कि कौन सी गैस पानी में घुलनशील है। पानी में जो घुल सकती है वह कौन सी गैस है? CO2 है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है या क्लोरीन है? 10A, 10B, 10C, 10D, व्हाट विल बी योर आंसर? शाबाश। यानी कि चारों ही विकल्प हमें बच्चे उत्तर के रूप में दे रहे हैं, परंतु इस प्रश्न का सही जवाब, बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं। सही जवाब है 10B। जी हाँ, अमोनिया। NH4 जो है अमोनिया पानी में घुलनशील गैस होती है। यह सभी प्रश्न अब तक जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे थे वह दिल्ली पुलिस परीक्षा का भाग रहे हैं। आगे देखें आप खेलो खेल ज्ञान का 13वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। विकल्प है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इनमें कौन से मूल तत्व हैं, इनमें कौन से ऐसे मौलिक कण हैं जो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं। तो आपको बताना है कि कौन से तत्व हैं, कौन से मौलिक कण हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, या इनमें कोई से दो हैं या कोई से भी दो हो सकते हैं, या हो सकता है कि तीनों हो। नाभिक में जो होते हैं वो आपको बताना है। वेरी गुड। 11A, 11B, 11C या 11D। साथियों उत्तर आपके हमें मिल रहे हैं, बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं 11वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं नाभिक के चारों ओर। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाते रहते हैं। यह स्थिति होती है, यह स्वरूप होता है किसी भी परमाणु का। मोबाइल स्क्रीन पर देखें आप क्वेश्चन संख्या 12। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता हेतु प्रवास अवधि की शर्त है। बहुत हल्ला मचा कि पूरे देश में जो CAA था, आपको बताना है कि इसमें कितनी अवधि तक हिंदुस्तान में रहने के बाद नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। A 12 वर्ष, B 8 वर्ष, C 6 वर्ष और D 5 वर्ष। किसी भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, केवल यह इन 3 देशों के लिए ही है। इन 3 देशों के नागरिक भारत में यदि रहे अल्पसंख्यक, कोई भी नहीं, जो इन देशों में अल्पसंख्यक हैं, अर्थात हिंदू हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, बौद्ध हैं, जैनी हैं, कोई भी मुस्लिम को छोड़ते हुए, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य देश हैं ये, इनमें बाकी सभी जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो आपको जवाब देना है कि कौन से लोगों को, इन अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान में यदि नागरिकता प्राप्त करनी है तो मिनिमम कितने दिन उन्हें यहाँ रहना होगा? 12 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? 12A, 12B, 12C या 12D? लाइव चैट में लगातार आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं और शायद बहुत कम बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। कोई बात नहीं, आइए हम आपको बताते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में इसको कर दिया गया है 6 वर्ष, अर्थात सही जवाब है 12C। क्योंकि पहले यह 12 वर्ष था, पहले 12 वर्ष रहने के बाद ही यह शर्त पूरी होती थी और यहाँ की नागरिकता मिल सकती थी, परंतु अब 6 वर्ष रहने के बाद ही केवल उन्हीं 3 कंट्रीज की बात है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू वर्ग को या अल्पसंख्यक को यदि वह भारत में 6 वर्ष रहा हो तो यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। खेलो खेल ज्ञान का 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण दर्शाया गया है? विकल्प ए आर्टिकल 47 है, ऑप्शन बी है आर्टिकल 49,
सी है आर्टिकल 50 और डी है आर्टिकल 51। जवाब दीजिएगा कि संविधान के किस आर्टिकल में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन है। 13A, 13B, 13C और 13D। लगातार आप हमें उत्तर देते रहे साथियों। हम इंतजार करते हैं लाइव चैट के माध्यम से कि आप हमसे जुड़ें और हमारे प्रश्नों के उत्तर दें और अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं, अपने भविष्य को सफल बनाएं। एक सफल भविष्य के लिए आपको हमारे कार्यक्रम से जुड़कर रहना होगा, आपको हमारी वीडियोस देखनी होंगी। उनमें आपसे लिया तो कुछ जाता नहीं है, कम से कम आप पढ़ें, आप नोट्स बनाएं, आप सीखें और यही कामना करते हैं कि आप बहुत जल्द चयनित हों अपनी परीक्षाओं में। साथियों, सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, आर्टिकल 50 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है और यही भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 358। इन चारों विकल्पों में कौन सा एक विकल्प है जो इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं के उपबंधों के सस्पेंशन का अधिकार भारतीय राष्ट्रपति को देता है? अनुच्छेद 354 है, अनुच्छेद 355 है, अनुच्छेद 357 है या अनुच्छेद 358 है? 14A, 14B, 14C या 14D? दीजिएगा जवाब, इंतजार में रहते हैं हम। और निर्णायक मंडल भी नोट करता है कि आपने किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं। आप जिस प्रश्न पर हैं, अगर यह जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद आप कभी भी जिस प्रश्न को खोलेंगे उस प्रश्न के नीचे उसी प्रश्न के विषय के चैट आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि सही जवाब सबसे पहले किसने दिया था। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, अनुच्छेद 358 ही वह आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सस्पेंशन का राइट देता है, आर्टिकल 19 का। प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार या आर्टिकल 19 के सस्पेंशन का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को है, रक्षा मंत्री को है, राष्ट्रपति को है या मुख्य न्यायाधीश को है? तो जवाब राष्ट्रपति होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ, जी हां यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए भारत को 192 देशों से कितने मत प्राप्त हुए? विकल्प हैं ए 156, बी 176, सी 184 और डी 186। प्रश्न समझ में आ गया होगा, चर्चाओं में रहा। मोदी जी ने 15 अगस्त के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के दिन भाषण में भी इस बात का जिक्र किया कि जब भारत को आवश्यकता थी यूएनओ में अस्थायी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए चुनाव के दौरान, तो कितने देशों ने समर्थन किया? 192 देश के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। भारत को कितने देशों का समर्थन हासिल हुआ? 15A, 15B, 15C या 15D? अगर आप नोटिस कर रहे हैं इन सब बातों को, आप अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, इनको अनसुना ना करें। केवल कान में लीड लगा करके वीडियो देखने से तैयारी नहीं होती है। कान में लीड लगी हो, हाथ में मोबाइल हो और क्लास ले रहे हैं और सामने कॉपी पेंसिल नहीं हो, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना केवल समय खराब कर रहे हैं। पढ़ाई सुनने से नहीं, लिखने से होती है। आप लिखें, कोशिश करें, नोट्स बनाएं, उन्हें दोहराएं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और दिखावा करने के लिए तो ठीक है, आप जैसा मन करे वैसा करें। 15वें प्रश्न का सही जवाब हमें मिला है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 184 देशों का समर्थन हासिल था भारत को यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से सदस्य चुने जाने के लिए। भारत इसमें 2021 और 22 के लिए सदस्य चुना गया, क्योंकि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल केवल 2 वर्ष होता है। अन्य सभी जो इसमें 5 वीटो पावर कंट्रीज हैं जो इसके स्थायी सदस्य हैं, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16
अनब्रेकेबल निम्न में किसकी आत्मकथा है? विकल्प हैं मैरी कॉम, बी बाईचुंग भूटिया, सी लिएंडर पेस और डी विश्वनाथ आनंद। दीजिएगा जवाब कि इन चारों महान हस्ती खिलाड़ियों में कौन सी एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो अनब्रेकेबल के नाम से मौजूद है, उपस्थित है। अनब्रेकेबल किस महान खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 16 पर इस समय है मैरी कॉम, बाईचुंग भूटिया, लिएंडर पेस, विश्वनाथ आनंद। शाबाश, लाइव चैट में लगातार आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं। बने रहें आप हमारे साथ। खेलो खेल ज्ञान का 13वां एपिसोड इस समय आप हमारे साथ खेल रहे हैं साथियों। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। और ये बात ध्यान रखें कि अभी हाल ही में जो हमारी वीडियो आप तक पहुंची होगी भौतिक विज्ञान वन लाइनर क्वेश्चन की, जिसमें एक वीडियो में एक संपूर्ण पाठ सम्मिलित है, तो आपको उसी के नोट्स बना लीजिएगा, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप वन लाइनर की तैयारी कर रहे हैं तो केवल प्रश्न सामने उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। तो आप वन लाइनर यदि भौतिक विज्ञान समाप्त करना चाहते हैं, और यह भी बात पक्की है कि एक संपूर्ण अध्याय एक वीडियो में आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के बीच की वीडियो है, कुछ और भी छोटी हैं, अध्याय के हिसाब से हैं। अगर अध्याय बड़ा है तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन अगर आप 20 मिनट में पूरा पाठ देख पा रहे हैं, पूरा अध्याय ले पा रहे हैं, तो आखिर कमी कहाँ है? परंतु आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप देखें वन लाइनर क्वेश्चन की जो भौतिक विज्ञान की हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, एनसी मैरी कॉम। मैरी कॉम मुक्केबाज ही भारत की वह खिलाड़ी हैं जिनकी आत्मकथा अनब्रेकेबल है। और मैरी कॉम भारत की जो उच्च सदन है, जी हाँ, राज्यसभा की सदस्य हैं, जिन्हें कला वर्ग से राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया है। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में यह बुक आई, आपको इसका लेखक बताना है। ए नटवर सिंह, बी देवानंद, सी संजय बारू और डी विक्रम सेठ। जवाब दीजिएगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर फिल्म भी आ चुकी है, विवादों में भी रही, और इस पुस्तक को प्रसिद्ध बना दिया द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को। जवाब दीजिएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? नटवर सिंह हैं, देवानंद हैं, या संजय बारू हैं, या विक्रम सेठ हैं? 17A, 17B, 17C या 17D, क्या है आपका उत्तर? शाबाश। लाइव चैट में आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब। जिन बच्चों ने दिया है 17C, उनका बिल्कुल सही जवाब है। संजय बारू ही वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने यह पुस्तक लिखी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं। खेलो खेल ज्ञान का 13वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2017 में आयोजित हॉकी एशिया कप किसने जीता था? विकल्प हैं भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और मलेशिया। आपको जवाब देना है। हम बात कर रहे हैं एशिया हॉकी कप की। एशिया हॉकी कप 2017 में हुआ। यह 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो आपको बताना है, क्योंकि अभी आगामी जो हॉकी कप है वह नहीं होगा, हो सकता है कोरोना के कारण उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही खेल हैं। आपका ओलंपिक जैसे खेलों को आगे बढ़ा दिया गया है। तो बताइएगा कि 2017 में आयोजित हॉकी एशिया कप का आयोजन हुआ था, यह किसने जीता? ऑप्शन ए भारत, बी बांग्लादेश, सी थाईलैंड और डी मलेशिया। शाबाश। 18A, 18B, 18C या 18D, इसी करके आपको उत्तर हमें देना है। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, भारत ही वह देश है, हमारा हिंदुस्तान, जिसने वर्ष 2017 का एशिया हॉकी कप जीता। मलेशिया पराजित हुआ, उपविजेता के रूप में रहा, और इस खेल का आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। खेलो खेल ज्ञान के 13वें एपिसोड का 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन। संघाई सहयोग संगठन
का शिखर सम्मेलन वर्ष 2019 में कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है किर्गिस्तान, रूस, कजाकिस्तान या चीन। इन चारों विकल्पों में एक जवाब है बिल्कुल सही है। जवाब दीजिएगा 19A, 19B या 19C या 19D। जो संघाई सहयोग संगठन है, इसका शिखर सम्मेलन वर्ष 2019 में कहाँ हुआ था? शाबाश, 19A, B, C, D चारों के रूप में हमें उत्तर मिल रहे हैं। अब कितने बच्चे हैं जिनका जवाब सही होगा, ये तो लाइव चैट के बाद पता लगेगा जब हम आपको जवाब बताएंगे 19वें प्रश्न का। दे चुके सभी बच्चे आंसर? ठीक है, हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, किर्गिस्तान ही वह देश है जहां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 2019 में, और माननीय मोदी जी ने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया इस सम्मेलन में। किर्गिस्तान के 19वां सभा। आगे बढ़ते हैं। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 13, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर सम्मान किसे दिया गया? जी हाँ, 2020 की बात है, सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर सम्मान के लिए चुना गया। विकल्प ए है जूलियस नायरे, विकल्प बी है पैरासाइट्स, सी है फिनिक्स और डी है लॉर्ड ऑफ रिंग। आपको बताना है कि वर्ष 2020 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी जिसे ऑस्कर सम्मान दिया गया। जूलियस नायरे, पैरासाइट, फिनिक्स या लॉर्ड ऑफ रिंग। दीजिएगा जवाब साथियों। चारों विकल्प इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, और अब हमारी कोशिश रहेगी कि आगे के जितने भी प्रश्न 13वें एपिसोड के हैं वो सभी करंट अफेयर्स की घटनाओं से हों। जी हाँ, आप आगे के सभी प्रश्न, एक दो की बात नहीं कर रहा हूं, सभी प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे। यदि आपने विशेष ध्यान दिया है करंट अफेयर्स पर, आप तैयारी कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली दिल्ली पुलिस परीक्षा की, तो निश्चित रूप से आपको करंट अफेयर्स आना चाहिए। बताइएगा कि वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी जिसे ऑस्कर सम्मान दिया गया। लाइव चैट के माध्यम से लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं और हम आपके साथ बने हुए हैं आपके मनपसंद कार्यक्रम में। शाबाश, जब तक आप आंसर देते रहेंगे हम आपके साथ बने रहेंगे लाइव चैट में। जैसे ही आपका जवाब रुकता है हमें इंतजार रहता है कि कब हम आपको सही जवाब से अवगत कराएं। चलिए आइए बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, पैरासाइट। पैरासाइट ही वो मूवी थी जिसे वर्ष 2020 के बेस्ट ऑस्कर सम्मान से नवाजा गया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। ज्ञानपीठ सम्मान 2019 किसको दिया गया? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गांधी, ऑप्शन सी अक्किथम नंबूथिरी, ऑप्शन डी नसीरा शर्मा। जवाब दीजिएगा कि आपको इन चारों विकल्पों में यदि पता है कि ज्ञानपीठ सम्मान किसे मिला वर्ष 2019 के लिए, तो आप जवाब दें। शाबाश, लाइव चैट में लगातार आपके उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं और हम भी नोटिस कर रहे हैं कि सबसे पहले सही जवाब कौन बच्चा दे रहा है। आप बने रहें हमारे साथ, खेलते रहें। लगातार हम प्रयासरत हैं कि आपका थोड़ा बहुत सहयोग अपनी वीडियो के माध्यम से हम कर पाएं। 21वां प्रश्न है, 13वां एपिसोड है। आपको बताना है सही जवाब ज्ञानपीठ सम्मान 2019 से किसे नवाजा गया? अमिताभ घोष, गोपाल कृष्ण गांधी, अक्किथम नंबूथिरी या नसीरा शर्मा। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ, बारी हमारी है। हम आपको सौंपते हैं सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 का आप देखिएगा कि क्या आपके प्रश्न के उत्तर से हमारा उत्तर मैच करता है। तो सही जवाब है 21C। जी हाँ, अक्किथम नंबूथिरी ही वह व्यक्ति हैं जिन्हें मलयालम भाषा के लिए वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया, क्योंकि ज्ञानपीठ सम्मान हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं और अंग्रेजी के लिए दिया जाता है, जो साहित्य का भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। यहाँ अमिताभ घोष को वर्ष 2019 से पहले जो 18 का मिला था वो अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। नसीरा शर्मा, जो डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं, उन्होंने वर्ष 19 का व्यास सम्मान प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2019 में मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता? आपको जवाब देना है कि वर्ष 2019 का मिस वर्ल्ड किसने जीता था। ऑप्शन ए संजना विज, ऑप्शन बी है टॉनी एन सिंह,
ऑप्शन सी है विदिशा बालियान और ऑप्शन डी है अदिति गोवित्रकर। इनमें जवाब देना है कि वर्ष 2019 के लिए मिस वर्ल्ड किसे चुना गया था। शाबाश। 22वां प्रश्न, खेलो खेल ज्ञान के 13वें एपिसोड में हम आपके साथ लगातार चल रहे हैं। साथियों जवाब दीजिएगा। शने शने आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। संजना विज, टोनी एन सिंह, विदिशा बालियान या अदिति गोवित्रकर कौन है इन चारों में जिसे 2019 में मिस वर्ल्ड बनाया गया? संजना विज, टोनी एन सिंह, विदिशा बालियान, अदिति गोवित्रकर। 22A, 22B, 22C या 22D करके आप हमें जवाब दें ताकि हम उन्हें शामिल करें अपने निर्णय में और देखें कि किसने बाजी मारी। 13वें एपिसोड का आंसर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, टोनी एन सिंह ही रही मिस वर्ल्ड 2019 के लिए। और आपको बता दें कि टोनी एन सिंह का संबंध है जमैका से। जी हाँ, जमैका यूके से संबंधित टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड 2019 बनी। खेलो खेल ज्ञान का 13वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 23। अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल सम्मान पाने वाली वर्ष 2019 में दूसरी महिला बन गई। ऑप्शन है सीमेंजा ग्रेग, बी ऑप्शन है एस्थर डुफ्लो, सी है अकीरा योशिनो और डी है ओल्गा टोकाचुर्क। आपको जवाब देना है कि वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल जैसे ही महिला को दिया गया तो वह दूसरी महिला बन गई जिन्होंने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल सम्मान प्राप्त किया वर्ष 2019 में। सीमेंजा ग्रेग, एस्थर डुफ्लो, अकीरा योशिनो, ओल्गा टोकाचुर्क। इन चारों विकल्पों में 23A, 23B, 23C या 23D कुछ भी हो सकता है जवाब। आप हमें जवाब देते रहें, हमें इंतजार होता है आपके जवाबों का। लाइव चैट में लगातार बने, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो जान सकें इन 30 प्रश्नों के महत्वपूर्ण जवाब जो मेरुदंड साबित होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। वीडियो को लाइक करें, जैसे ही समय मिलता है लाइक कर दिया करें जरूर। जाने से पहले जब आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो ऐसे ही बंद कर देते हैं, उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करने अगर नहीं किया है अभी भी, क्योंकि अब तो आपका और हमारा साथ लगातार चलता रहेगा जब तक आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बने रहेंगे। सही जवाब 23 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, एस्थर डुफ्लो ही वह महिला हैं जिन्हें वर्ष 2019 में नोबेल सम्मान दिया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। अग्निशमन कर्मचारियों की वस्त्रों पर किस प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है? विकल्प है बेकेलाइट, बी ऑप्शन है मेलामाइन, सी टेफ्लॉन और डी है विकल्प नहीं है। यानी कि या तो 4 विकल्पों में आपको ऊपर से 3 में कोई सा एक चुनना है, और यदि आपको लगता है कि ऑप्शन 3 में नहीं है तो आपको डी ऑप्शन देना है कि उपरोक्त कोई भी नहीं है। अग्निशमन कर्मचारियों की जो यूनिफॉर्म होती है उस पर किस प्लास्टिक का लेपन किया जाता है ताकि वो आग की लपटों से बचें, आंच से बचें? ऐसा कौन सा प्लास्टिक विशेष है जो अग्निशमन कर्मचारियों के वस्त्रों पर चढ़ा होता है परत के माध्यम से? बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन या विकल्प नहीं है? जी हाँ साथियों, 24वें प्रश्न पर इस समय हैं, बहुत कम प्रश्न बचे हैं, बहुत कम समय बचा है, आप जवाब हमें देते रहिएगा। शाबाश। आइए हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मेलामाइन ही वह प्लास्टिक है जो अग्निरोधक है, इसीलिए मेलामाइन प्लास्टिक की परत अग्निशमन कर्मचारियों के जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, जो आग बुझाने का कार्य करती है फायर ब्रिगेड, उसकी जो ड्रेस है उस पर उसकी परत चढ़ी होती है ताकि वो लोग आग से बच सके। विकल्प ए में आप बेकेलाइट देख रहे हैं। बेकेलाइट जैसे हमारे जितने भी विद्युत के यंत्र बनाए जाते हैं, जैसे चटकनी है, स्विच है, यह प्लास्टिक जो होती है बेकेलाइट होती है। और जो टेफ्लॉन है इसका प्रयोग हम करते हैं प्लास्टिक का जो हमारे एक हम अपने बर्तन जो बनाते हैं जिन्हें हम नॉन स्टिक बर्तन बोलते हैं, जिस पर तेल नहीं चिपकता है, टेफ्लॉन का प्रयोग उसमें किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 खेलो खेल ज्ञान के 13वें एपिसोड का आपकी स्क्रीन पर। भारत को प्राप्त राफेल वायुयान का निर्माण फ्रांस की किस कंपनी ने किया है?
विकल्प ए है अरिका, विकल्प बी है दासो, सी गेलेन और डी है गुड्स द वर्ल्ड। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। राफेल वायुयान जिसके आगमन पर पूरे हिंदुस्तान ने नतमस्तक होकर उसका स्वागत किया, वाटर सैल्यूट दिया गया। अंबाला में पहुंचा सबसे पहले राफेल, फ्रांस से सौदा हुआ वर्ष 2016 में और रास्ते में यह उतरा यूएई के एयरपोर्ट पर। इसके बाद हिंदुस्तान पहुंचे। पहली खेप में 5 राफेल वायुयानों का निर्माण फ्रांस की किस कंपनी द्वारा किया गया था, यह मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरिका, दासो, गेलेन या गुड्स द वर्ल्ड, ये 4 विकल्प आपके समक्ष, आपके सामने आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। एक जवाब सही है, फटाफट से दे दीजिए क्योंकि हाल ही में बड़ी चर्चाओं में रहा राफेल विमान। 25A, 25B, 25C या 25D क्या है जवाब? या केवल राफेल ही राफेल पढ़ा है ये नहीं जानते, उसके विषय में विशेष जानकारी होनी चाहिए कि राफेल कहाँ से आया, कितने में सौदा हुआ है इसका, कितने खरीदे गए हैं। अभी केवल 5 आए हैं, 36 खरीदे गए हैं, 5 अगले साल तक आ जाएंगे। साथियों जो कि अपने सेकंड बैच की ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं, पूर्ण जानकारी आप रखें इस विषय में। सही जवाब जो हमें दे रहे हैं बच्चे, देख लीजिए किसका है। सही जवाब है 25B। जी हाँ, फ्रांस की दासो कंपनी ने निर्माण किया इस एक शक्तिशाली वायुयान का, युद्धक विमान का, जिसे हम राफेल के नाम से जानते हैं और जिसके आते ही और अधिक हलचल हो गई हमारे सीमावर्ती देशों में। आगे बढ़ते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। वर्ष 2020 में 19 सितंबर से आईपीएल शुरू होने की घोषणा हो चुकी है। आपको जवाब देना है कि वर्ष 2020 के आईपीएल कोरोना महामारी की वजह से भारत में नहीं हो रहे हैं, यह किस देश में आयोजित होंगे? ए है इंग्लैंड, बी है न्यूजीलैंड, सी है यूएई और डी है यूएसए। दीजिएगा जानकारी कि भारत सरकार ने आईपीएल के लिए अनुमति दी है, कहां इनका आयोजन होना है वर्ष 2020 में। इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, यूएई में या यूएसए में। 4 विकल्प इस समय आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक जवाब इनमें बिल्कुल सही है। बने रहें आप हमारे साथ लगातार। प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 13 में इस समय आप हैं। बताइएगा 26A, 26B, 26C या 26D, व्हाट विल बी योर आंसर? क्या होगा आपका जवाब? हम नोटिस करेंगे और देखेंगे कि आप इस समय कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठेंगे तो आप कितने मार्क्स प्राप्त करते हैं, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, यह टेस्ट से ही पता लगता है साथियों। शाबाश, सही जवाब हमें मिल रहा है। आइए आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है 26C। जी हाँ, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में इस वर्ष खेला जाएगा। 19 सितंबर से आरंभ होगा आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में अमला शंकर का निधन 101 वर्ष की आयु में हुआ है। अब हमें यह बताना है कि अमला शंकर का संबंध निम्न में किस विशेष क्षेत्र से रहा है। ऑप्शन ए है संगीत के क्षेत्र से, ऑप्शन बी है नृत्य क्षेत्र से, ऑप्शन सी है खेल के क्षेत्र से या डी है अभिनय के क्षेत्र से। वह किससे संबंधित हैं? अमला शंकर 101 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गई और पूरे ही एक समुचित क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा। वह क्षेत्र कौन सा है? अर्थात अमला शंकर का संबंध किससे था? 27A संगीत से, 27B नृत्य से, 27C खेल से या 27D अभिनय से। बताइएगा किस में महारत हासिल थी अमला शंकर को? 101 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा और समूचे क्षेत्र में निराशा की किरण दौड़ी। 27वां प्रश्न आपके समक्ष इस समय चल रहा है स्क्रीन पर। जवाब दीजिएगा ABCD क्या जवाब है। शाबाश, लगातार बने रहें हमारे साथ। आइए हम आपको सौंप देते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब। देखिए कितने बच्चों ने सही दिया है। सही जवाब है 27B। जी हाँ, प्रख्यात नृत्यांगना अमला शंकर 101 वर्ष की आयु में इस संसार को अलविदा कह गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। भारत में पहली बार मेट्रो में डबल टी गर्डर लगाया गया है। जी हां, डबल टी गर्डर का प्रयोग भारत में, समूचे भारत में मेट्रो में पहली बार हुआ है। अब आपको बताना है यह उत्तर प्रदेश में हुआ, यह मैं आपको बताता हूं। आपको जवाब देना है किस मेट्रो में।
ए विकल्प है उत्तर प्रदेश नोएडा मेट्रो कॉरपोरेशन में, बी उत्तर प्रदेश लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन में, सी उत्तर प्रदेश कानपुर मेट्रो कॉरपोरेशन में, या डी इनमें विकल्प नहीं है। आप हमें बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या है। भारत में पहली बार मेट्रो में डबल टी गर्डर किस मेट्रो द्वारा प्रयोग किया गया? यूपी के अंदर ही लगा है, अलग अलग सिटीज़ हैं जो यूपी में मेट्रो चल रही हैं, नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर में। आपको जवाब देना है कि इनमें से किस में डबल टी गर्डर का प्रयोग किया गया। 28A, 28B, 28C या 28D। साथियों लगातार आप हमारे साथ बने रहें, लाइव चैट में जवाब देते रहें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी जान सकें इन प्रश्नों के जवाब। करंट अफेयर्स की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हम अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं, विशेषतः आपके लिए हैं ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके जवाब आसानी से दे सकें। बने रहें हमारे साथ। और केवल खेलो खेल ज्ञान का ही नहीं, अपितु हमारी जो वन लाइनर वीडियो अभी शुरू की गई है विज्ञान की, आप उस पर अवश्य हमें बताएं कि वह आपको कैसी लगी है, ताकि हम आगे भी आपको एक पूर्ण अध्याय एक मात्र 15 से 20 मिनट की वीडियो में प्रोवाइड कराते रहें और आप उनके नोट्स बना लें। उसमें आपको बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, केवल कोई खास कंटेंट नहीं, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, जिन बच्चों ने 28C हमें जवाब दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में पहली बार मेट्रो में डबल टी गर्डर का प्रयोग उत्तर प्रदेश कानपुर मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा ही किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार कर रहा है। जी हाँ, खेलो खेल जो आता है आपको, जैसे हमारा कार्यक्रम है खेलो खेल ज्ञान का, ऐसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो यूथ के लिए है, आपको जवाब देना है कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है। विकल्प है हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना या पंजाब। इन चारों विकल्पों में एक विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार कौन करेगा? भारत में होते हैं सभी विश्वविद्यालय, सभी स्कूल का जो युवा है वह भागीदारी करता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। आपको जवाब देना है कि ये इसका आयोजन भारत में इस बार कहाँ होगा? हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना या पंजाब। शाबाश, लगातार आपके आंसर हमें प्राप्त हो रहे हैं। खेलो खेल इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला राज्य भारत का कौन सा होगा? दीजिएगा जवाब। 29A, 29B, 29C या 29D। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, सही जवाब भी हमें मिल रहा है। कुछ बच्चों को नहीं पता जो अनभिज्ञ हैं इस बात से, कोई बात नहीं, चिंता ना करें, हम आपको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, हरियाणा जो खेलों का राज्य है, खाने पीने का जहां विशेष महत्व रखते हैं हरियाणा स्टेट्स में, साथियों हरियाणा स्टेट ही इस बार मेजबानी कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। इससे पहले यह असम में हुए। आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम का 13वें एपिसोड का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अटल रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को सर्वोत्तम स्थान मिला? जी हाँ, जो कॉलेज, विश्वविद्यालय और IIT, IIM संस्थानों को चुनती है, बताएं सर्वोत्तम स्थान किसका था? विकल्प ए है IIT रुड़की, बी है IIT कानपुर, सी IIT दिल्ली या डी IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की या कानपुर, दिल्ली या मद्रास, इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प है जो अटल रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? शाबाश, लगातार आपके उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। खेलो खेल ज्ञान का 13वां एपिसोड इस समय आप देख रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लगातार हमें देते रहे। बिल्कुल करंट अफेयर्स की घटनाओं को सम्मिलित करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक करंट पहुंचता रहे। हमारी अन्य वीडियोस को जो भी आपने भी यूट्यूब पे देखी हैं उन्हें लाइक करें, आपका स्नेह हमें मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। साथियों कमेंट्स करें, बताएं कार्यक्रम कैसा लगता है। हम एक बहुत छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, केवल आपके चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आपको जवाब देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। जी हां,
IIT मद्रास सर्वोत्तम स्थान पर रहा इस बार अटल रैंकिंग 2020 में। अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं। आप इनके नोट्स बना सकते हैं। बाद में आप पुनः एक बार वीडियो देखें, रजिस्टर में 30 प्रश्न लिखें, उनके उत्तर लिखें, उनसे बताई हुई जानकारी को लिखें, ताकि आपका एक पूरा का पूरा वन लाइनर क्वेश्चन का नोट्स तैयार हो सके। और निश्चित रूप से जब भी आप परीक्षा देंगे तो आप पाएंगे कि हमारे द्वारा इन प्रश्नों से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य प्रश्न शामिल हुए होंगे। मुझे अनुमति दीजिएगा, कोशिश करूंगा कि आपसे मुलाकात होती रहे। साथियों, आप कमेंट्स जरूर किया करें, बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें भी एक उत्साहवर्धन हो, हम भी आगे बढ़ें और आपके लिए कुछ ना कुछ अवश्य अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहें। हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दें और अनुमति दें, आप नोट्स बना लें और मैं भी आगे लगता हूं अपने काम में, ताकि अगली वीडियो बहुत जल्द आपको दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।